हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अनोखी की शादी राजवीर से होती है। ससुराल में सास बर्फी देवी और ससुर उदय रहते हैं। अनोखी हमेशा से ही खाना बनाने में बहुत माहिर होती है और तो और वो खाने के पदार्थों को अनोखे रूप से बनाने में एक्सपर्ट होती है। ससुराल में सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते। वाह भाई वाह, क्या खाना बनाया है तुमने अनोखी बहू। देख लो राजीव की अम्मा, क्या स्वादिष्ट खाना पकाती है तुम्हारी बहू, तुमसे भी बढ़िया। हाँ अनोखी बहू, एकदम लाजवाब खाना पकाया है। क्या खीर बनाई है, मुझे मेरी दादी माँ की याद आ गई। वो भी इसी तरह की खीर बनाती थी, वो भी चूल्हे पर। आखिर बेबी किसकी है अम्मा? थैंक यू सो मच। आप तीनों को मेरा खाना पसंद आया, ये देखकर और जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये लो अम्मा जी, और खीर लो और पूरी भी खाओ। आपके और पापा की सेहत को ध्यान में रखते हुए तेल कम डाला है। ये लो अनोखी बहू, तुम्हारा शगुन। जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो। ये लो, मेरी तरफ से भी शगुन रख लो। उदय और बर्फी देवी दोनों ही अनोखी को नेक देते हैं और अनोखी उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अनोखी और राजवीर दोनों का शादीशुदा रिश्ता भी अच्छा चल रहा होता है। एक रात 2 बजे। बहू, मुझे ना पिज्जा खाने का बहुत ही मन कर रहा है। अरे बौरा गया हो का? रात के 2 बजे आपके स्वर्गवासी पिताजी ने कोई पिज्जा शॉप खुला रखा होगा क्या? अनोखी, मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है पिज्जा खाने का, लेकिन अब रात के 2 बजे पिज्जा कहां से लाया जाए? तुम्हें कोई 24/7 ओपन रहने वाला पिज्जा शॉप पता है क्या हमारी कॉलोनी में? नहीं राजवीर, ऐसा तो कोई पिज्जा शॉप नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका अनोखा जुगाड़ है। मतलब? मुझे बस 10 मिनट दीजिए पापा जी, मैं अभी आई। अनोखी किचन में जाकर बचे हुए पराठों के ऊपर सब्जी, चीज, मेयोनीज और बाकी चीजों को अप्लाई करके टॉपिंग बनाती है और उन पराठों को ओवन में फटाफट गर्म करके उदय और राजवीर को परोसती है। ये रहा पिज्जा पराठा। पिज्जा पराठा? ये क्या है अनोखी बहू? हाँ अनोखी, पिज्जा और पराठा, ये दोनों तो 2 अलग अलग डिशेस है ना। राजवीर, पापा जी, पिज्जा पराठा मतलब मैंने बचे हुए पराठों पर पिज्जा की टॉपिंग डाली है और उसे ओवन में गर्म करके आप दोनों को परोस दिया। सिंपल। पिज्जा के बेस की जगह पराठे को पिज्जा बेस बना दिया। खाकर देखिए और बताइए कैसा बना है। राजवीर और उदय पिज्जा पराठा को खाते हैं और उसे खाने के बाद उन दोनों को वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, अच्छा लगता है। अरे वाह अनोखी बहू, तुम्हारा ये अनोखा पिज्जा पराठा आविष्कार तो एकदम गजब है। हाँ अनोखी, ये पिज्जा पराठा तो नॉर्मल वाले पिज्जा से भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। पिज्जा बेस की जगह पराठे ने ले ली एंड पराठा रॉक्स। इट्स सुपर अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड इट। अच्छा जी, तो मैं भी चख के जरा देखूं आखिर कैसा है ये पिज्जा पराठा। व्हाई नॉट अम्मा जी, ये लो ना, खाओ आप भी। बर्फी देवी भी पिज्जा पराठा को खाती है और उसे भी बहुत ज्यादा मजा आता है। हाय 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 हाय, गजब गजब गजब, क्या कमाल का पिज्जा पराठा है। मैं तो और खाऊंगी। हाँ, आप सब खाइए, मैं और भी बनाकर लाती हूँ। बहू, इस बार ना चीज थोड़ा ज्यादा डालना। चीज 4 चांद लगा रहा है पराठे के साथ। ओके पापा जी। और हाँ अनोखी, मुझे कल टिफिन में भी पिज्जा पराठा ही देना। ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ खाऊंगा, वो भी कोक के साथ। ठीक है राजवीर, दे दूंगी। अनोखी रसोई में जाकर और भी पिज्जा पराठा बनाती है और सभी को परोसती है और पूरा परिवार मजे से पिज्जा पराठा खाते हुए आनंद उठाता है। अगले दिन जब अनोखी राजवीर को टिफिन में भी पिज्जा पराठा देती है, तब उसे खाकर राजवीर के दोस्त भी पिज्जा पराठा के दीवाने हो जाते हैं। सब कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन बाजार में अनोखी को उसकी सहेली गुनगुन मिलती है। अनोखी, तेरे और राजवीर के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ गुनगुन, लेकिन तू ऐसा क्यों कह रही है? अजीब बात है, अगर तेरे और उसके बीच सब कुछ ठीक है तो फिर वो हमारी कॉलोनी में एक औरत के साथ कैसे रहता है? हाँ, मतलब वो औरत खुद को उसकी बीवी मानती है,
2 महीने पहले ही उन दोनों ने शादी की है। मुझे लगा कि तेरे और राजवीर के बीच सब खत्म हो गया है, इसीलिए उसने दूसरी शादी की होगी। राजवीर की दूसरी शादी की खबर सुनकर मानो अनोखी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं राजवीर? मेरे साथ ऐसा? गुनगुन, क्या तू मुझे उस घर तक ले जा सकती है? हाँ हाँ अनोखी, चल, अपने आप को संभाल। गुनगुन और अनोखी ऑटो रिक्शा में सवार होकर उस घर तक पहुंचते हैं और खिड़की में से ही अनोखी देखती है कि राजवीर उस औरत को गले से लगा रहा है और दोनों घर के अंदर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। राजवीर की नजर अचानक से खिड़की पर जाती है और वो अनोखी को देख लेता है और बाहर आकर कहता है, अनोखी, अनोखी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो अनोखी, अनोखी। अनोखी राजवीर को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और रोते हुए उस पर गुस्से से चिल्लाती है, शट अप, जस्ट शट अप राजवीर, अब मैं तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। आई वॉन्ट डिवोर्स। अनोखी और राजवीर का कुछ महीनों बाद डिवोर्स हो जाता है। राजवीर डिवोर्स को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर अनोखी अपनी आत्मा सम्मान को चुनती है और राजवीर को छोड़ देती है और अकेली एक छोटे से मकान में रहने लगती है। अनोखी के माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर बहुत समय पहले ही चले गए थे। राजवीर ने मुझे जो दर्द दिया है, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी, लेकिन अब मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करूंगी, एक नए सिरे से, और मुझे हिम्मत नहीं हारनी होगी। तलाकशुदा हूं तो क्या हुआ, अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर रहूंगी। अनोखी अपना एक फूड स्टॉल खोलने का तय करती है और वहां पर वो उसकी सबसे अनोखी डिश यानी कि पिज्जा पराठा बनाकर बेचने लगती है। ग्राहक अनोखे पिज्जा पराठा को देख बहुत आकर्षित हो जाते हैं और अनोखी की भी काफी तारीफ करते हैं। अरे वाह, बहुत औसम है ये पिज्जा पराठा। अब तो मुझे जब भी पिज्जा खाने का मन करेगा तब मैं किसी पिज्जा शॉप में नहीं बल्कि आप ही के स्टॉल पर आऊंगा। अरे बहुत कमाल का है ये पिज्जा पराठा। मेरी तरफ से तो 10 on 10 मार्क्स हैं इसके लिए। मुझे अपने घर पर ले जाने के लिए भी 5 पिज्जा पराठा पार्सल कर दो। पिज्जा पराठा को खाकर मेरे परिवार के सदस्य भी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं अभी आपका पार्सल पैक करती हूँ। धीरे धीरे अनोखी का पिज्जा पराठा पूरे शहर में मशहूर हो जाता है और सभी लोग दूर दराज से भी पिज्जा पराठा खाने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजवीर की दूसरी बीवी उसका पैसा लूटकर भाग जाती है और वो अब अनोखी के स्टॉल पर उससे माफी मांगने आता है। अनोखी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया और उसके लिए मैं माफी मांगने का हकदार भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे एक आखिरी मौका दे दो। प्लीज मुझे माफ कर दो अनोखी। हमारा रिश्ता सिर्फ कागज पर खत्म हुआ है। हम दोनों फिर से अपने रिश्ते की और अपनी जिंदगियों की नई शुरुआत कर सकते हैं ना? मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी राजवीर। उस दिन के बाद तुम्हारे और मेरे बीच कुछ नहीं रहा। मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं बहुत खुश भी हूँ। चले जाओ यहाँ से राजवीर, और प्लीज आइंदा से मुझे अपनी ये गंदी शक्ल मत दिखाना। नफरत है मुझे तुमसे, क्योंकि तुम एक धोखेबाज और गद्दार आदमी हो। गेट लॉस्ट राजवीर। राजवीर शर्म से गर्दन झुकाकर वहां से चला जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। अनोखी पिज्जा पराठा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और अपनी जिंदगी में खूब सफलता प्राप्त करती है। 25 साल की प्रीति अपनी सौतेली माँ कमौलिका और सौतेली बहन उर्वशी के साथ रहा करती थी। कमौलिका और उर्वशी दोनों ही प्रीति पर बहुत अत्याचार करते रहते। अरे कुलक्षणी, तनिक चाय मिलेगी कि नहीं आज की तारीख में, या तेरी चाय मुझे सीधा अगले जन्म में मिलेगी? हाँ? आई बड़ी मालकिन, ये लो आपकी और छोटी मालकिन की चाय, और ये डाइट कुकीज। अच्छा प्रीति, जरा मेरे पैरों में मालिश भी कर दो ना, बहुत दर्द कर रहे हैं ना, इसीलिए। और लेकिन उर्वशी, तुझे कितनी बार कहा है इसे छोटी मालकिन और मुझे बड़ी मालकिन कहा कर? ये बात तेरे भेजे में फिट नहीं होती क्या? जी 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 जी, माफ कीजिए मुझे। प्रीति उर्वशी के पैरों की मालिश करने लगती है।
दरअसल बचपन में ही प्रीति की सगी माँ राजेश्वरी इस दुनिया से चली गई थी, जिसके बाद प्रीति के पिता धनराज ने कोमोलिका से शादी कर ली। लेकिन दूसरी शादी के बाद भी उसने अपनी बड़ी बेटी कोमोलिका की बेटी उर्वशी और अपनी प्रीति बेटी के बीच में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर कुछ समय बाद धनराज को विदेश से नौकरी का बुलावा आया और 20 सालों तक वो वहीं पर नौकरी कर रहा है और यहाँ कोमोलिका बेचारी प्रीति पर अत्याचार करती है। ओए नौकरानी, ये ले, तेरे बाप का फोन आया है। हर बार की तरह इस बार भी मेरी और उर्वशी की तारीफ ही करना और हम दोनों के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बोलना। अगर धनराज को जरा भी भनक पड़ी ना कि मैं और उर्वशी तेरे साथ नौकरानी की तरह पेश आते हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी से ले। ठीक है बड़ी मालकिन। प्रीति कांपते हुए हाथों से फोन हाथ में पकड़ती है। उसके बाद अपने पिता से बात करती है। हेलो प्रीति बेटा, कैसी हो तुम? कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छी हूँ पापा, सब ठीक चल रहा है यहाँ पर। आप बताइए ना, आप कैसे हैं? सब कुछ कैसा है वहाँ पर? अब तो लंदन में काफी ठंड पड़ गई होगी ना? आप गर्म कपड़े तो पहनते हो ना दिन के 8 पहर? हाँ मेरी माँ, पहनता हूँ। बिल्कुल राजेश्वरी पे गई हो तुम। अच्छा ठीक है, अपनी तबीयत का ख्याल रखना। और तुम्हारा 25th बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम पर प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा करने का फैसला लिया है। इट्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू पापा। प्रीति धनराज से बात करती है और फोन कॉल कट होने के बाद वो फिर से काम पे लग जाती है। प्रीति को मॉडर्न फूड आइटम्स जैसे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, नूडल्स ये सब बहुत ही अच्छे से बनाने आते थे। वाओ, अमेजिंग यार प्रीति, तुम भले ही कितना भी खराब काम कर लो लेकिन ये मॉडर्न डिशेस तो बहुत ही कमाल की बनाती हो तुम। Absolutely right, ममा। प्रीति, मुझे एक और पनीर पिज्जा और एक चीज पिज्जा भी, और हाँ, हॉट चॉकलेट भी बना दो। ओके, ठीक है। प्रीति तो कोमोलिका और उर्वशी के लिए सिर्फ एक नौकरानी के समान ही थी। प्रीति दिन भर कॉलेज जाती लेकिन वहां पर भी वो कुछ कर नहीं पाती। वो चाहकर भी अपने पिता धनराज को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बता नहीं पाती, क्योंकि कॉलेज में दिन भर उर्वशी प्रीति के साथ ही रहती। प्रीति मानो उर्वशी और कोमोलिका के बनाए पिंजरे में कैद हो चुकी थी। जब प्रीति का जन्मदिन आता है तभी धनराज उसके नाम पर आधी प्रॉपर्टी करता है। अगले दिन कोमोलिका लॉयर से पेपर बनवाती है और प्रीति के सामने आकर कहती है, ओए चुड़ैल, चल चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर, जिसके बाद तेरे नाम की हुई सारी प्रॉपर्टी मेरी और उर्वशी की हो जाएगी। ओके? लेकिन बड़ी मालकिन, आप ऐसा क्यों कर रही हो? वो पैसे मुझे पापा ने मेरे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भेजे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। साइन करती है या नहीं, या तुझे अभी की अभी खत्म कर दो हम दोनों। ज्यादा नखरे मत कर और चुपचाप जल्दी से साइन कर दे। उर्वशी और कोमोलिका दोनों जबरदस्ती उससे पेपर पर साइन करवा लेते हैं। उनके डर के कारण प्रीति उन पेपर्स पर साइन करती है और उसके बाद वो दोनों क्रूर माँ बेटी प्रीति को बहुत मारती हैं और उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं और धनराज को फोन पर बताती हैं कि प्रीति पैसे हड़प कर भाग गई। वहीं बेचारी प्रीति कड़ाके की ठंड में कांपते हुए गली में दर दर भटकने लगती है। उसे किसी का भी सहारा नहीं होता। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो पापा का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं पता जिससे कि मैं उनसे बात कर सकती। हे भगवान जी, कोई तो रास्ता दिखाइए। मैं अब बिल्कुल अकेली और बेसहारा हो चुकी हूँ। प्रीति अब अपना जीवन यापन करने की खातिर कई जगह जाकर नौकरी की तलाश करती है, लेकिन बेचारी को कोई भी नौकरी पर नहीं रखता। अब वो दूसरे गांव जाकर कचरा बीनकर कबाड़ी वाले को बेचने लगती है। नदी के पास की झुग्गी में रहकर वो दिन भर पूरे गांव में कचरा बीनती और उसे गोनी में इकट्ठा करती
और उसके बाद वो कबाड़ी वाले के पास जाती और सारे कचरे को बेचकर उसके बदले पैसे लेती और अपना गुजारा करती। ये लो काका, आज मैंने पूरे 6 गोनी भरकर कचरा इकट्ठा किए हैं। ठीक बा प्रीति बिटिया, रुक जाओ, अभी तराजू पर वजन कराई के हम तोहार के पैसे दे रही। कबाड़ी वाला कचरे का वजन करता है और प्रीति को पैसे देता है। थैंक यू काका। बेटिया, तुम इतनी होनहार हो, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलत हो, तो फिर ई कचरा काहे को बेचत रही? एक कचरे वाली काहे बन गई? ये सुनकर प्रीति की आंखें नम हो जाती हैं। वो क्या है ना काका, हर किसी की झोली में सब कुछ नहीं आता। कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा होता है। पता नहीं कब, कैसे और कहाँ जाकर खत्म होगा ये दर्द का सिलसिला। लेकिन मैं भी अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ, इतनी आसानी से मुश्किलों को देखकर हार नहीं मानूंगी। प्रीति अब कचरा बीन बीन कर अपना गुजारा कर लेती थी। वो झुग्गी में अकेली ही रहती थी। एक रात जब वो गांव की सड़क से अकेली जा रही होती है, तभी 2 गुंडे बाइक पर सवार होकर उसके पास आते हैं और उसका रास्ता रोक देते हैं। अरे क्या मैडम, कहाँ निकली? कचरा बेचने से फुर्सत मिल गई हो तो जरा हमारे लिए भी टाइम निकाल लो। अरे चलो चलो, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलते हैं, बहुत मजा करेंगे। देखो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। अरे ऐसा कैसे जाने दे तुझे जाने मन, तुझे तो आज अपना बना कर ही रहेंगे। दोनों गुंडे प्रीति के इर्द गिर्द गाड़ी को गोल गोल घुमाने लगते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। वो उसके दुपट्टे को खींचने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है और वो उन दोनों गुंडों को हाथ पर जोर से मुक्का देते हुए उन्हें उड़ा देता है। दोनों गुंडे बाइक से उड़कर जमीन पर जा गिरते हैं। क्यों रे कमीनो, छेड़ोगे किसी लड़की को? हाँ, ये ले, ये ले। वो लड़का उन गुंडों की खूब पिटाई करता है, जिससे डरकर वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप आज नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। आपका नाम? नमन, नमन राजवंश। थैंक यू मत कहो, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो, अच्छे घराने से आई हुई लगती हो, फिर तुम कचरा क्यों बीनती हो? नमन के पूछने पर प्रीति भावुक हो जाती है और रोते हुए वो नमन को अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनने के बाद नमन की आंखें भी भर आती हैं और वो प्रीति को अपने सीने से लगाता है। घबराओ मत प्रीति, मैं हूं ना, आज से हम दोनों दोस्त। चलो, अब तुम उस झुग्गी में नहीं रहोगी, तुम अब से मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। लेकिन नमन। लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नमन प्रीति को अपने घर ले जाता है, जहां वो उसे अपनी माँ सरस्वती से मिलाता है। सरस्वती भी प्रीति को बहुत प्यार देती है। प्रीति अब उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है और वो उनके लिए भी मॉडर्न डिशेस बनाकर देती। वाह प्रीति, बहुत ही बढ़िया पिज्जा बनाया तुमने तो। प्रीति, मैं तो कहता हूं कि तुम ना अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लो, जिससे तुम्हें अच्छी इनकम भी आएगी। गांव का देसी ढाबा तो हर कोई रखता है, लेकिन तुम्हारे ढाबा का नाम होगा गांव का मॉडर्न ढाबा। लेकिन नमन, एक ढाबे के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, यू नो ना? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। नमन और प्रीति मिलकर ढाबा बनाते हैं और इस तरह एक गरीब कचरे वाली अपना मॉडर्न ढाबा खोलती है और वो वहां पर मॉडर्न डिशेस ही बनाकर बेचती है, जो पल भर में ही सभी गांव वालों को आकर्षित कर देता है। और प्रीति अपने ढाबे से बहुत सारे पैसे भी कमाने लगती है और आगे जाकर नमन और प्रीति को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। जोगपुर कहकर एक गांव में सीरत नामक एक गरीब लड़की अपने भाई भाभी संग रहा करती थी। सीरत कॉलेज में पढ़ती थी। उसके माता पिता की कुछ सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। सीरत के भाई का नाम चिराग होता है और भाभी का नाम राखी। सीरत अपने भाई भाभी को पैसों की मदद हो इसीलिए पार्ट टाइम ऑटो रिक्शा चलाती और उनका हाथ बटाया करती। काका, आपको मोहिंदर चौक में छोड़ना है या बिरला कोठी के पास ही? उस हिसाब से मुझे लेफ्ट या राइट का टर्न लेना है। बिटिया,
मुझे मोहिंदर चौक में ही छोड़ दो। सीरत उस पैसेंजर को सही सलामत मोहिंदर चौक पे छोड़ती है। अरे तुम बहुत अच्छी हो बिटिया। जहां आजकल की बाकी ऑटो चालक इतनी बेरहमी से ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वहीं तुमने इतने अच्छे से ऑटो चलाया कि मुझ बुढ़े को कोई दिक्कत नहीं हुई। शुक्रिया बेटा। भगवान तुम्हें खूब सफलता दे। ये लो तुम्हारे पैसे बेटा। धन्यवाद काका। आशा करती हूँ कि आपका दिन मंगलमय हो। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए। सीरत अपने सभी पैसेंजर संग बहुत अच्छे से पेश आती और गांव में सभी उसकी सराहना करते रहते। वो दिन भर जितने भी पैसे कमाती, सारे पैसे अपने भाई भाभी को दे देती। उसकी भाभी राखी स्वभाव से थोड़ी बुरी और लालची होती है। ये क्या है, आज इतनी कम कमाई कैसे हुई तुम्हारी सीरत मैडम? कहीं टहलने चली गई थी क्या किसी के साथ, ठंड के मौसम का मजा उठाने? नहीं राखी भाभी, दरअसल इतनी ठंड हो रही है कि सभी अपने घर पर ही हैं। मुश्किल से ही ग्राहक मिल रहे थे आज। संभावना है कि आने वाले कुछ घंटों बाद सरकार अलर्ट भी दे दे। बर्फबारी भी हो रही है ना? सही है, मतलब बहाना बनाने का आर्ट भी कोई तुमसे सीखे। सच में लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, कल से अगर 12 घंटे की शिफ्ट में 1000 रुपए के नीचे कमाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई ना तुम? तब तो हम इसे घर में ही नहीं लेंगे। हाँ ठीक है चिराग भैया। सीरत उदास हो जाती है और कंबल ओढ़कर खूब रोती है। अब से उस बेचारी को ओवर टाइम ऑटो चलाकर पैसे कमाने पड़ते हैं। कड़ाके की ठंड में भी सीरत काम करती है। फिर घर आने के बाद भी राखी उससे घर का सारा काम करवाती है। जल्दी से खाना बना दो, आज ना गर्मा गर्म पनीर पकौड़े, छोले भटूरे और पुलाव बनाओ। और हाँ, गाजर का हलवा भी। गाजर के हलवे के बिना तो सर्दी फीकी है। और ये सब होने के बाद जरा झाड़ू पोछा भी लगा देना, ठीक है? ठीक है राखी भाभी। बेचारी सीरत घर का सारा काम करती है। फिर एक दिन अचानक से राखी सीरत के लिए एक अमीर बिजनेसमैन का रिश्ता लाती है। सीरत, ये देख, ये लड़का, इसका नाम निहार है और ये एक अमीर बिजनेसमैन है। अच्छा परिवार है। अगर तुम्हें इसके साथ शादी के लिए हाँ करनी है तो बता दो, फिर हमारी तो लॉटरी ही लग जाएगी, क्योंकि ये हमें ढेर सारे पैसे भी देगा। हाँ लेकिन राखी भाभी। सीरत, राखी ने अगर कोई रिश्ता लाया है तो सोच समझ कर ही तय किया होगा ना। और वैसे भी यूं तिल तिल करके जीने से अच्छा तो खुद भी एक अच्छे परिवार में जाकर रहे और हमें भी उसका फायदा उठाने दे। सुन सीरत, कल निहार अपनी माँ नीलांबरी के साथ यहाँ पर हमारे घर पे आ रहा है। नीलांबरी जी को चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं, वो भी हेल्दी चॉकलेट्स। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम कितने बढ़िया चॉकलेट्स बनाती हो, तो तुम कल उनके लिए तरह तरह के चॉकलेट्स ही बनाना, ठीक है? ठीक है राखी भाभी। चिराग भैया। सीरत बेमन ही अलग अलग प्रकार के चॉकलेट्स बनाती है। वो बचपन से ही चॉकलेट बनाना जानती थी, क्योंकि उसके पिता एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करते थे। तो उसने अपने दिमाग को चलाकर घर में कैसे चॉकलेट्स बनाए जाए, इसकी सोच खुद ब खुद तय की और चॉकलेट्स बनाना सीख लिया। अगले दिन जब नीलांबरी और निहार सीरत को देखने आते हैं तभी क्या चॉकलेट्स बनाए हैं सीरत माय डियर, तुम तो एकदम बेस्ट हो। निहार, तुमसे मैं कुछ भी नहीं पूछूंगी कि तुम्हें सीरत पसंद आई या नहीं, क्योंकि मुझे तो सीरत बहुत पसंद आ गई है। और अब सीरत ही बनेगी तुम्हारी धर्मपत्नी और हमारे ओबेरॉय खानदान की बहू। वाह जी वाह, वाह वाह। इसी बात पे और 10 चॉकलेट्स ठूसिए नीलांबरी जी, ये लीजिए। खुशी के मारे राखी नीलांबरी के मुंह में और भी बहुत सारे चॉकलेट्स ठूसती है और निहार और सीरत की शादी हो जाती है। राखी और चिराग दोनों को भी सीरत की शादी से मुनाफा होता है, क्योंकि नीलांबरी उन्हें भी कई सारे पैसे देती है। शादी के बाद सीरत की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो अब अमीरों जैसा जीवन जीने लगती है। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, लेकिन इन सब की खुशियों के साथ ही उसे एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है। जब वो निहार के ऑफिस में उसे टिफिन देने जाती है, तभी वो वहां पर उसे एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए देख लेती है। इसका मतलब निहार जी, आपका और इस लड़की का शादी के पहले से ही अफेयर था? देखो सीरत,
मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूं। मैंने तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी मॉम की खुशी के लिए की, क्योंकि उन्हें तुम्हारी तरह एक नॉर्मल सभ्य संस्कारी लड़की पसंद है और मेरी गर्लफ्रेंड मॉडर्न जमाने की है, और हम दोनों के प्यार को मॉम और मेरी फैमिली वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो फिर आपने मुझे क्यों धोखा दिया? शादी से पहले ही बता देते ना मुझे सब कुछ, या फिर सारे आम इनकार कर देते शादी करने से। बस बहुत हुआ अब। मैं उन बाकी लड़कियों में से नहीं हूँ जो बेचारी अबला नारी बनेंगी और सब कुछ सहन कर लेंगी और चुप रह जाएंगी। आई वॉन्ट डिवोर्स। मुझे तलाक चाहिए निहार ओबेरॉय। मैं अभी के अभी नीलांबरी जी को सारा सच बताने जा रही हूँ। सीरत, 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 रुको सीरत, सीरत, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। सीरत घर जाकर नीलांबरी को सारा सच बताती है और घर छोड़कर चली जाती है और अपने भाई भाभी के पास चली आती है। लेकिन तभी उसके भाई भाभी चिराग और राखी उसे घर में लेने से मना कर देते हैं। अरे बेवकूफ औरत, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है क्या? तुम्हें पता भी है तुम इतनी सारी शान शौकत को छोड़कर यहाँ पर फिर से मुंह उठाकर आ गई? सीरत, क्या हुआ अगर निहार का किसी और के साथ अफेयर है? उसने तुम्हें तो किसी चीज की कमी नहीं खलने दी ना। तुमने तो अपनी सास नीलांबरी की खुशी के बारे में तक नहीं सोचा। मैंने जो कुछ भी किया है एकदम सही किया है। जिस रिश्ते में मेरा सम्मान नहीं, मैं उससे जबरदस्ती के बनावटी रिश्ते में नहीं रह सकती। वो एक पिंजरा है। आपकी नजरों में वो सोने का पिंजरा होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। राखी और चिराग सीरत को घर पर नहीं लेते, क्योंकि अब उन्हें भी निहार से कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। जब सीरत अपनी ऑटो चलाने के लिए तय करती है तो पता चलता है कि राखी ने उसकी ऑटो को भी बेच दिया है। अब सीरत बेचारी पूरी तरह बेसहारा हो चुकी थी। उसका कोई भी नहीं था और वो सड़क पर दर दर भटक रही थी। मेरी ऑटो भी राखी भाभी ने बेच दी। मुझे हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने पैरों पर खड़ी रहूं फिर से? तभी चलते चलते उसे कई सारे ढाबे और ठेले नजर आते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर वो भी अपना एक ढाबा खोलने का सोचती है, और वो भी चॉकलेट ढाबा, जहां पर सीरत तरह तरह के स्वादिष्ट चॉकलेट्स बनाती है और उन्हें बेचती है। आए हाय 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 हाय, आए इस चॉकलेट को खाकर तो मजा ही आ गया। सीरत जी, ऐसा कौन सा जादू इंग्रेडिएंट मिलाया है आपने इसमें? अरे सच में महंगे महंगे चॉकलेट की भी इतनी अच्छी टेस्ट नहीं होती जितनी कि आपकी चॉकलेट्स में है। थैंक यू। सीरत खूब मेहनत करके अपना चॉकलेट ढाबा चलाती है और उसकी बहुत तरक्की भी होती है। 6 महीनों के कोर्ट पीरियड के बाद सीरत और निहार का तलाक भी हो जाता है और सीरत आगे चलकर अपनी खुद की चॉकलेट कंपनी खोलती है और अपने जीवन में खूब सफलता प्राप्त करती है। विक्रांत को एक साउथ इंडियन लड़की से प्यार होता है जिसका नाम ईश्वरी होता है। विक्रांत जब ईश्वरी से शादी करके घर आता है तभी वड़क्कम सासू माँ, वड़क्कम ससुर जी, मैं ईश्वरी, आपकी बहू। माँ पापा, ये ईश्वरी हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली और अब हम जीवन भर एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ये साउथ इंडियन है, बहुत अच्छा इडली डोसा बनाती है। आइया विक्रम, तुम भी ना, कितना तारीफ करता है जी तुम मेरा। लेकिन ईश्वरी को देखकर विक्रांत के माता पिता सुनंदा और ब्रिजमोहन एकदम से चौंक जाते हैं। हे भगवान, अरे तू ये कहाँ से उठा लाया मद्रासन? ये सब का है विक्रांत बेटवा, हमका कुछ बताओगे या यूं ही चुप रहने का इरादा है? क्या बताएगा ये विक्रम आपको? मैं बताता जी। एक्चुअली मैं और विक्रम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानता जी, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत सारा लव भी करता जी। तो इसलिए हमने सोचा शादी कर लेता है, क्योंकि पंडित जी ने बोला कि अब शुभ मुहूर्त सीधा 1 साल बाद है जी। आइयो, इतना टाइम तक हम दोनों एक दूसरे के बिना जी भी नहीं पाएगा जी, और इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। सुनंदा अपना सर पकड़ लेती है। ब्रिजमोहन और सुनंदा को तो अब ना चाहते हुए भी ईश्वरी को बहू के रूप में स्वीकार करना ही पड़ता है।
अगली सुबह अपनी पहली रसोई में ईश्वरी ढेर सारा इडली, डोसा, मेदू वड़ा और सांबर बनाती है, जो कि पहली बार तो सुनंदा और बृजमोहन खा लेते हैं। लेकिन जब ईश्वरी रोजाना ही नाश्ते में इडली डोसा बनाने लगती है, तभी सुनंदा को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ कलमोही, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? हाँ, अरे रोज सुबह ये इडली, डोसा और वड़ा खा खा कर तो मैं पागल ही हो गई हूँ। कुछ अलग नहीं बनाना आता क्या तुझे? आलू के पराठे, भोपाली पोहे, कचौड़ियाँ, समोसे, जलेबी, अरे न जाने कितने सारे व्यंजन हैं जो सुबह नाश्ते में खाए जा सकते हैं। लेकिन नहीं, तुझे तो वही हमारे मुंह में इडली डोसा ही ठूसना है। हाँ, आइए सासू माँ, मुझको माफ कर दो जी। मैं अभी आइंदा से ध्यान रखूंगी जी, ठीक है? कौनो बात नहीं ईश्वरी बहुरिया, ठीक बा। और सुनंदा जी, ई इडली डोसा माँ भी कौनो बुराई नहीं, हमका तो ई भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ, आपको तो बस चस्का लग जाता है किसी भी चीज का, बेशर्म तो है ही आप। ईश्वरी अब अपने ससुराल में साउथ इंडियन खाना छोड़कर देसी खाना बनाने लगती हैं। वो फोन में देख देख कर पनीर की सब्जी बनाने की कोशिश करती है। ए वेंकटेश्वरा, मुझे बचा लो, मेरा मदद करो, वरना मेरा सासू माँ मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। बचा लो जी, अरे बचा लो। ईश्वरी जैसे तैसे खाना बनाती है, लेकिन जली हुई रोटियां और काले रंग की दाल देखकर बृजमोहन, सुनंदा और विक्रांत हैरान रह जाते हैं। ये लो जी, मेरा स्पेशल देसी फूड। अरे दादा, ई सब का है? जली हुई रोटियां, काले रंग की दाल, ई का खाई के बाद तो हमका एम्बुलेंस बुलाई के पड़ी। अरे बेवकूफ अकल की अंधी, ये ऐसा खाना तेरी अम्मा ने बनाया था या तेरे अप्पा ने बनाया था? सासू माँ, मेरे अम्मा अप्पा के बारे में कुछ भी मत बोलो, वो दोनों मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है जी। तो फिर तू हमें कुछ भी दे देगी क्या? निगौड़ी कहीं की, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल निकल जा इस घर से, पता नहीं कहाँ से उठाकर लाया है ये कमीना तुझे। हाँ। माँ प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं मानता हूँ कि ईश्वरी ने गलती की खाना बनाने में, लेकिन ये उसका फर्स्ट टाइम था ना। इससे पहले उसने कभी भी देसी खाना नहीं बनाया था, सिर्फ साउथ इंडियन खाना ही बनाया था। ईश्वरी रोते हुए कमरे में चली जाती है। तभी विक्रांत उसे मनाने के लिए कमरे में आ जाता है। ईश्वरी मेरी जान, माय स्वीट हार्ट, तुम रो क्यों रही हो? ये माँ और पापा ऐसे ही हैं, इन्हें तुम्हें अपनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तुम प्लीज मन उदास मत करो। हाँ विक्रांत। फिर एक रोज सुनंदा देखती है कि विक्रांत और ईश्वरी दोनों ही साउथ इंडियन कपड़े पहनकर कहीं जा रहे हैं। ईश्वरी ने साउथ इंडियन साड़ी पहनी होती है और विक्रांत ने लुंगी पहनी होती है। हाय, ये सब क्या नौटंकी है विक्रांत? ये तो बिहारी से मद्रासी का बन गया। और तूने आखिरकार मेरे बेटे को भी अपने जैसा बना ही लिया ना। अय्या सासू माँ, आपको क्या बात बात पर हाइपर होने की बीमारी है क्या जी? हैं? मेरा कजन वैजंती का शादी है, इसीलिए मैं और विक्रांत दोनों ही जा रहे हैं शादी में। हाँ माँ, ईश्वरी ने ही मुझे साउथ इंडियन की तरह से तैयार होने को कहा, एंड इट्स ओके, उसमें क्या इतना। अब वो अगर मेरे लिए साउथ इंडियन से बनारसी कपड़े पहन सकती है, तो मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ क्या? हाँ बिटवा, जा जौन मर्जी हूँ कर, हमरा तो तोरे ऊपर कौनो हक बचा ही नहीं है। अपन माई बापू को तो तू शादी के बाद बिल्कुल पराया कर दिया है। विक्रांत और ईश्वरी साथ में घर से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी विक्रांत लुंगी में चल नहीं पाता, इसीलिए वो गिर जाता है। अय्या विक्रांत, तुम ठीक कहो ना जी। और पहनो ना लुंगी और करो अपनी लुगाई को सपोर्ट और प्यार। गधा है तू, गधा विक्रांत बेटा। कहते हैं दोस्त दोस्त ना रहे, लेकिन यहाँ पर तो हमारा बेटा बेटा ना रहा। इस चुड़ैल ने हमारे बेटे को अपने वश में कर लिया है। हाँ। सुनंदा हर रोज बेचारी ईश्वरी को खूब ताने कसती रहती है और उसे बहुत नफरत करती है। एक दिन बृजमोहन और विक्रांत दोनों की बहुत अच्छी नौकरी छूट जाती है और वो दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं। क्या हुआ बेटा? बृजमोहन जी, क्या हुआ? आप दोनों के चेहरे पर शाम के 6 बजे ही 12 बज गए हैं। कोई चिंता वाली बात है क्या? अय्यो विक्रांत, ससुर जी कुछ तो बोलो,
टीवी सीरियल की तरह म्यूट मत रहो जी, सस्पेंस खोल दो जी। दरअसल हमारी नौकरी छूट गई है। क्या? क्या? हाँ माँ, हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसके चलते वो अब बंद होने का फैसला ले चुकी हैं। पता नहीं क्या होगा अब, लेकिन हमका तो बहुत ही दुख हो रहा है। इतने सारे खर्चे हैं, सब कैसे पूरे होंगे कौनो अता पता नहीं। अब तो ऊपर वाला ही हमका ई मुसीबत से भरी गाड़ी में बचाए सकत है। आप दोनों चिंता मत करो, सब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, वेंकटेश्वर सब ठीक कर देंगे, भरोसा रखो विक्रांत, हिम्मत रखो। दिन ब दिन हालात और भी बिगड़ जाते हैं। विक्रांत और बृजमोहन दोनों ही कई जगहों पर जाकर नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। इन सब की टेंशन से सुनंदा की तबीयत पर असर पड़ता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ डॉक्टर बाबू, हमार बीबी उका कुछ नहीं होगा बा, बताओ ना डॉक्टर बाबू। सुनंदा जी को दिल की बीमारी हुई है, ये ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हुई है। आप लोग प्लीज जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए, हमें उन्हें ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना होगा। क्या ऑपरेशन? लेकिन डॉक्टर, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा, एनी आइडिया? करीब 50 से 60 हजार रुपए। मेजर ऑपरेशन नहीं होगा, अगर वो होता तो लाखों लग जाते। जल्दी बताइएगा, क्या है आपका डिसीजन? विक्रांत और बृजमोहन दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। तभी ईश्वरी बोलती है, ठीक है डॉक्टर, आप मेरा सासू माँ का ऑपरेशन शुरू कर दो, मैं आपको 3 से 4 दिन में पैसा लाकर दे देगी जी। ईश्वरी नुक्कड़ पर जाकर छोटा सा ढाबा खड़ा करती है और वहां पर साउथ इंडियन डिशेस बेचना शुरू करती है, जैसे इडली, डोसा, सांबर, मेदू वड़ा, चटनी। और थोड़ी ही देर में उसके ढाबे पर कई सारे लोग आने लगते हैं। हाँ जी बोलो, इडली, डोसा, वड़ा, ऐसे साउथ इंडियन खाना कहीं भी नहीं खाया होगा। वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। आइए जी आइए, इडली, डोसा, वड़ा, उत्तपम खाइए। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट इडली है। और ये मसाला डोसा तो इतना अमेजिंग है कि मैं तो इसका दीवाना बन गया हूँ। ईश्वरी अच्छे पैसे कमाने लगती है। उसे दूसरे ही दिन एक बहुत बड़ा 25,000 का ऑर्डर भी मिल जाता है और इस तरह 4 से 5 दिन में ईश्वरी करीबन 55,000 रुपए कमा लेती है और अपनी सास सुनंदा के इलाज के लिए पैसे देती है। और ठीक होने के बाद सुनंदा ईश्वरी से माफी मांगते हुए कहती है, ईश्वरी बहू, मुझे माफ कर दे बहू। मैं तो ये समझ ही नहीं पाई कि मेरी साउथ इंडियन बहू कितनी कमाल की है और तूने मेरी जान बचाई 5 दिन में अपने साउथ इंडियन ढाबे से। मैं सच में तेरी एहसानमंद हूँ। आइए सासू माँ, रोना मत सासू माँ, आई हेट टीयर्स। इस तरह ईश्वरी की सास सुनंदा को ईश्वरी की कीमत समझ आती है। कुछ दिनों बाद बृजमोहन और विक्रांत को भी नौकरी लग जाती है और ईश्वरी भी अपने साउथ इंडियन ढाबे से ढेर सारे पैसे कमाती है, जिससे उसकी खूब तरक्की भी होती है। राधिका जब 2 साल की थी तभी ही उसके माता पिता उसे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद राधिका अपने चाचा और चाची के पास ही रहने लगी। राधिका की चाची और चाचा उसे एक नौकरानी की तरह रखते और उससे काम करवाकर उसे घर में रहने की जगह देते। अरे ओ करमचली, अभी तक खाना नहीं मिला है मुझे, जल्दी से खाना बना। और हाँ, आज पापड़ भी तलना। और खाना खाने के बाद मेरे पैरों की मालिश भी कर देना। जी चाची जी, जी चाची जी। चाची और चाचा दोनों ही राधिका पर बहुत अत्याचार करते। राधिका की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। चाचा और चाची दोनों ही उसके लिए एक अमीर घराने का रिश्ता लाते हैं। राधिका, वक्त आ गया है तेरी शादी की शहनाई बजने का। हाँ बिटिया, तू तो हमारे सर पर बोझ है, लेकिन अब ये बोझ किसी और घर जाएगा। लड़का बहुत अमीर है, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ सच? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं। राधिका अब अपनी शादी की बात को लेकर बहुत खुश थी। वो रसोई में गुनगुनाते हुए खाना पका रही होती है।
तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। लेकिन चाची जी और चाचा जी दोनों ही मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मेरे साथ नौकरानी की तरह पेश आते हैं। फिर अचानक से यूं मुझे एक अमीर घराने की बहू बनाने का फैसला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं कोई नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। राधिका की शादी अनुज से हो जाती है और वो अब एक बड़े घराने की बहू बन जाती है, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही अनुज उसे घर से बाहर निकाल देता है। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी। लेकिन अनुज जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे अपने घर से क्यों निकाल रहे हो? मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। मुझे मत निकालिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। आप तो मुझसे प्यार करते हो ना अनुज जी, तो फिर। तभी राधिका की सास कादम्बरी गुस्से से बोलती है, अरे ओ कलमुही, एक बार हम कह रहे हैं, हाँ उ तोहरा के समझ में नहीं आवत है का? हमार लल्ला तोहरा से कौनो प्यार व्यार नहीं करत है। चल दफा हुई जा यहाँ से। हाँ सिक्योरिटी, इस कचरे को यहां से साफ कर दो, निकाल दो इसे गेट से बाहर धक्के मारकर। और नहीं तो का, डायन कहेंगी। हाँ। राधिका बिलख बिलख कर रोने लगती है और अनुज और कादम्बरी से विनती करती है, लेकिन वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी राधिका जब फिर से लौटकर अपने चाचा और चाची के पास आती है, तभी देखिए ना चाचा जी, चाची जी, अनुज जी और माँ जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अभी तक तो हमारी शादी को पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। तो तू अब क्या यहाँ पर हमारी छाती पर मूंग दलने आई है क्या? हाँ, तुझे सच सुनना है ना तो सुन ले। सच ये है कि तेरी ये शादी एक सौदा था। हाँ, अनुज की कुंडली में एक बहुत बड़ा मार्केश दोष था, जिसे तेरी कुंडली मिलान करके तेरी राशि मिल रही थी, और इसीलिए मैंने और तेरे चाचा जी ने उनसे लाखों रुपए लिए और तेरी उससे शादी कराई। हाँ। और अब अनुज का मारकोश दोष जो था वो तुझ पर आ गया है। अनुज उस मारकोश दोष के कारण मरने वाला था, लेकिन उसे सिर्फ उसकी राशि और कुंडली के गुणों से मिलने वाली लड़की ही बचा सकती थी, और वो तुम हो। अब अनुज की मृत्यु तेरे सर पर चढ़ गई है। अनुज का मार्केश दोष उसकी धर्मपत्नी राधिका का हो गया है। हाँ, इसका मतलब कि तू अब किसी भी पल मर सकती है। हमें क्या, हम तो लखपति बन ही गए हैं। अपने साथ हुआ इतना बड़ा धोखा देख राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राधिका हैरान और स्तब्ध रह जाती है। क्यों 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 किया आपने ऐसा चाची जी? लालच में आकर आपने मेरी जान का सौदा कर दिया, मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया आप दोनों ने। और आप दोनों की इस घिनौनी हरकत के लिए भगवान जी आप दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। अरे चल चल, दफा हो यहाँ से अपनी इस मनहूस सी शक्ल को लेकर। हम दोनों ने मिलकर तुझे बचपन से पाला पोसा है। हाँ। तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पर? जितना आप दोनों ने मुझे खिलाया पिलाया भी नहीं होगा, उतना तो मैंने आप दोनों का काम किया है। मेरा भगवान मुझे मार्केश दोष तो क्या, किसी भी दोष से बचा लेगा, लेकिन अब आप अपनी मृत्यु से डरिए। क्यों? क्योंकि पापों का घड़ा भरने में ज्यादा देर नहीं लगती। जो बोया है उसे काटना तो पड़ेगा ही। इतना कहकर राधिका वहां से चली जाती है। पहली रात तो वो कपकपाती हुई ठंड में सड़क पर ही बिताती है। फिर दूसरी रात उसे मंदिर में आसरा मिलता है। बेटी, अगर तुम मंदिर के लिए भोजन बनाओगी तो हम तुम्हें यहाँ रख सकते हैं। जी हाँ गुरुजी, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं रह लूंगी यहाँ पे। राधिका मंदिर में खाना बनाती और उसी के प्रसाद के तौर पर सभी को बांटा जाता। सभी राधिका के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते, लेकिन कुछ दिनों के बाद राधिका को उस मंदिर से बाहर फेंक दिया जाता है, और वो व्यक्ति होता है अनुज। ये मेरे पापा का मंदिर है,
हम इस मंदिर के मालिक हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी पनौती का साया भी इस पर पड़े, इसलिए चली जाओ यहां से। राधिका अब गांव छोड़कर चली जाती है। वो अब कचरे बीनने लगती है और कबाड़ी वाले को वो कचरा बेचकर अपना जीवन यापन करती। वो ईंट पत्थर इकट्ठा करके खुद से ही एक छोटा सा मकान बनाती है। राधिका को कचरा बीनते हुए देख लोग उस पर बहुत हंसते। अरे ओ कचरे वाली, चल भाग भाग ऐसे, आई बड़ी है नहीं तो। जी माफ कीजिएगा, माफ कीजिए। राधिका को सभी बहुत परेशान करने लगते हैं। राधिका कचरा बेच बेच कर रोजाना आधे पैसे घर में रखकर एक गुल्लक में जमा करती। बस अब और 4 से 5 महीनों तक मैं रोजाना इसे गुल्लक में पैसे डालूंगी तो आसानी से ज्यादा पैसे इकट्ठा हो जाएंगे और फिर मैं अपना ठेला लगाऊंगी। मुझे बचपन से ही अच्छा खाना बनाना आता है और सभी को मेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है। अब मेरे जीवन के कठिन हालातों के कारण मैं पढ़ लिख तो नहीं पाई, लेकिन एक खाना बनाना ही मेरी वो कला है जिसके बलबूते मैं पैसे कमा सकती हूँ। माता रानी मेरा साथ दीजिएगा। राधिका अपने घर में माता रानी की एक छोटी सी मूर्ति को रखकर उसकी हर सुबह शाम पूजा आराधना करती रहती। यूं ही 5 महीने बीत जाते हैं और राधिका ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है। चलो अब मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो चुके हैं। अब मैं शहर जाकर अपना ठेला लगा सकती हूँ। कल सुबह की मेरी बस है, मुझे सुबह 5 बजे ही उठना होगा, इसीलिए अभी जल्दी सो जाती हूँ। राधिका सारे पैसों को अपने छोटे से संदूक में रख देती है और बत्ती बुझाकर सो जाती है। तभी आधी रात में एक चोर आकर उसके घर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसता है और उसके संदूक को चुराकर ले जा रहा होता है कि तभी अचानक से राधिका उठ जाती है और चिल्ला पड़ती है, रुक जाओ, मेरे पैसे! राधिका उस चोर के पास जाकर उससे अपना संदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो चोर उसे चाकू दिखाता है। दूर रह, वरना तेरा गला काट दूंगा। ये सारे पैसे मुझे चुपचाप ले जाने दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पैसे मत चुराओ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैंने कचरा बीन बीन कर इन पैसों को जोड़ रही थी, मुझे छोड़ दो। तभी अचानक से वहां पर पुलिस आ जाती है और उस चोर को गिरफ्तार करके ले जाती है। राधिका को पता चलता है कि उसके पड़ोसी राजू चाचा ने पुलिस को फोन मिलाकर फौरन बुलाया। राधिका राजू चाचा को धन्यवाद कहती है और अगली सुबह बस में बैठकर शहर आ जाती है, जहां पर वो अपना छोटा सा ठेला लगाकर खाना बनाकर बेचने लगती है। थोड़े ही समय में बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह वाह, क्या बढ़िया खाना पकाया है। शहर के किसी भी रेस्टोरेंट में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया मैंने आज तक, जितना स्वादिष्ट ये ठेले वाला खाना है भाई। वाकई में, मुझे और एक प्लेट कढ़ाई पनीर और जीरा राइस पार्सल देना। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधिका अपने छोटे से ठेले से ही बहुत सारे पैसे कमाने लगती है और इसी तरह आगे चलकर वो शहर में अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट चेन ओपन करती है और ढेर सारी सफलता प्राप्त करती है। आस्था एक गरीब घराने की लड़की होती है जिसकी शादी अभिनव से होती है। अभिनव मिल में नौकरी किया करता और आस्था घर पर बैठकर मिठाइयाँ बनाती और उन्हें बेचा करती। उसे लोग ऑर्डर्स देते और वो उन मिठाइयों को बनाती। चलो अभी बस 4 किलो खोए की बर्फी बनानी है। आलू जलेबी 1 डिब्बा। रसमलाई मैं कल सुबह बना दूंगी। हाँ। हलवाई बहू आस्था बहुत ही मेहनती होती है। उसके सास ससुर इंदु और ब्रिज को उस पर बहुत गर्व होता। ब्रिज आंखों से अंधा होता है। अरे आस्था बहुरिया, तुहार मिठाई की खुशबू इतनी लाजवाब है कि हमार मुंह से पानी आई रही। सच मां, 1 नंबर का अवार्ड तो तुम ही को मिलता रही है। हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें तुम जैसी बहू मिली जो अपन काम और गृहस्थी दोनों को बहुत अच्छे से संभालती है। शुक्रिया अम्मा जी, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। अभिनव जी और मैं, हम दोनों बहुत जल्द ही सारे पैसे इकट्ठा करके आपकी आंखों का ऑपरेशन करवा देंगे, जिसके बाद आप भी इस दुनिया को देख पाओगे। गणेश जी का हम पर आशीर्वाद तो सदैव है ही। गणपति बप्पा मोरया। आस्था गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त होती है।
वो दिन रात उनकी पूजा और आराधना करती रहती। मंदिर में दीप जलाकर शंख फूंकती और आरती गाती और गणेश जी के पसंदीदा मोदक भी भोग प्रसाद के तौर पर चढ़ाती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये लीजिए आपके मनपसंद मोदक, आज थाली भर कर दिए हैं, अब आप मजे से खाइए। जय श्री गणेश। आस्था के हाथ की मिठाइयाँ सभी को बहुत पसंद आती। हर एक ग्राहक जब दरवाजे पर अपना ऑर्डर देने आता तभी वो खुशबू सूंघ कर कहता, अरे वाह 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 आस्था जी, जिन मिठाइयों की खुशबू ही इतनी मंत्रमुग्ध और सुहानी हो, उनका स्वाद तो बढ़िया होगा ही। अरे पिछली बार मेवे की मिठाई और बेसन की बर्फी जो मैं ले गया था आपके यहाँ से, वो तो इतनी टेस्टी थी कि मैं क्या ही बताऊं। आपने तो गांव के सारे हलवाइयों के दांत खट्टे कर दिए हैं। मैं तो कहता हूँ कि आपको अपना मिठाई शॉप खोल लेना चाहिए। शुक्रिया, लेकिन एक हलवाई के साथ साथ मैं एक बहू भी हूँ और मुझे अपने सास और ससुर की देखभाल भी करनी है। वो मेरी जिम्मेदारी है। तभी इंदु और ब्रिज कहते हैं, नहीं आस्था बहू, तुम ऐसा सोचना भी मत, हम दोनों अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तुम इतनी होनहार हो, इतनी अच्छी हलवाई हो, तुम अपने सपनों को साकार करो बहू। हाँ आस्था बहुरिया, हम ऊ सास ससुर नहीं जो आपन बहू को घर में कैद करके रखत हैं। तो हार को जितना मर्जी उड़ाई के चाही उतना मर्जी उड़ो। धन्यवाद भाऊजी, लेकिन मेरे लिए इस समय आपकी सेहत और मेरी गृहस्थी को संभालना बहुत जरूरी है। आस्था रोज गणेश जी को मोदक चढ़ाती और उनकी पूजा पाठ करती। ओम गणपताय नमो नमः, ओम गणपताय नमो नमः, ओम गणपताय नमो नमः, नमो नमः। आस्था घर बैठे ही बहुत सारे पैसे कमाती और पूरे गांव में उसका नाम हलवाई आस्था के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। आस्था की बढ़ती तरक्की से उसकी पड़ोसन निर्मला को बहुत जलन महसूस होती है, क्योंकि उसका पति मनोहर भी एक हलवाई होता है और उनका मिष्ठान भंडार चल नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत परेशान से रहते। ये सब उस आस्था की वजह से हो रहा है। हाँ, पूरे गांव को अपनी मिठाइयों का दीवाना बनाकर रख दिया है। नहीं तो हाँ, वो देखिए अभी भी उसके घर के बाहर ग्राहकों की इतनी लंबी कतार लगी हुई है। हाँ, घर बैठे बैठे ही मैडम अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं। हाँ, नहीं तो। निर्मला, उस आस्था की वजह से हमारे मिष्ठान भंडार को ताला लगाने की नौबत आ गई है। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। अपने खुराफाती दिमाग को तेज चलाओ और कुछ तो ऐसा करो जिससे ये आस्था नाम का कंकड़ हमारे रास्ते से हट जाए। हाँ मनोहर जी, अब तो मैं भी इस आस्था को बर्बाद करके ही दम लूंगी। मेरे पास एक प्लान है। हम आस्था को किडनैप करवाएंगे और उसे किसी और देश भेज देंगे और बेच देंगे उसे। और यहाँ उसके बेवकूफ घरवालों को लगेगा कि वो मर गई है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। है ना एकदम लल्लन टैप प्लान। अरे वाह निर्मला, क्या गजब का प्लान बनाया है। आशा करता हूँ कि तुम इस प्लान को अंजाम देने में सफल रहोगी। उस सब की चिंता मत कीजिए आप मनोहर जी। हाँ, नहीं तो। आस्था गणेश जी के दीप में घी डालती है और उन्हें नया हार चढ़ाकर पूजा करती है। गणपति बप्पा मोरया। तभी अचानक से उसे फोन कॉल आता है और उसे पूरे 50,000 का ऑर्डर मिलता है। ये सुनकर आस्था की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अम्मा जी, बाबूजी, आपको पता है अभी अभी क्या हुआ? अरे बोल बहू, हमार कान तरसत रही। इतनी खुश हो तुम, पक्का कौनो खुशखबरी लाई हुई हो। मुझे पूरे 50,000 का ऑर्डर मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है बेटा। आस्था फौरन गणेश जी के चरणों में उनका पसंदीदा गुड़हल का लाल फूल चढ़ाती है और हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद कहती है। आपका लाख लाख धन्यवाद गणेश जी। अब मैं अपने बाबूजी की आंखों का इलाज कर पाऊंगी। अभिनव जी भी ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। अम्मा जी, बाबूजी,
मैं जरा बाजार जा रही हूँ, मिठाई बनाने का थोड़ा सामान खत्म हो गया है और अभी 50,000 के ऑर्डर के लिए तो ढेर सारा सामान लाना होगा। बस आप मेरा एक छोटा सा काम कर देना, ये 4 डिब्बे भरकर मोतीचूर के लड्डू हैं, वो कमला काकी आएंगी ना तो उन्हें ये दे दीजिएगा बस, ठीक है? 50,000 का ऑर्डर आज रात तक देना है मुझे, जल्दी आती हूँ। ठीक है बहू, तुम चिंता मत करो, निश्चिंत होकर जाओ। आस्था घर से बाहर कदम रखती है। वहीं क्रूर पड़ोसन निर्मला ये सब दूरबीन से देख रही होती है और वो कहती है, तेरी खुशी को मैं अब कैसे गम में बदलती हूँ, तू बस देखती रहे आस्था। हाँ। निर्मला आस्था का पीछा करती है और वो 2 गुंडों को पैसे देकर आस्था को अगवा कराती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, कोई है? ए चुप हो जा, एक घोंचू आदमी, इसके मुंह पर पट्टी बांध। क्यों रे हीरोइन, बहुत महान बनती है ना, गांव की हलवाइन बनने का बड़ा शौक चढ़ा है ना तुझ पर, लेकिन अब तेरा खेल खत्म। अब तू अपने ससुराल वालों को भूल जा, है नहीं तो, क्योंकि तू अब उनसे कभी नहीं मिल पाएगी। आस्था को अगवा करके जंगल में रखा जाता है और दोनों गुंडे वहीं पर उसकी रखवाली करते हैं। आस्था रोती है और अपने मन में कहती है, गणेश जी, ये क्या हो गया? इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, अब वो भी नहीं पूरा हो पाएगा। अब मैं अभिनव जी, अम्मा जी और बाबूजी से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मुझे इस मुश्किल से बचाइए गणेश जी। ओम गणपताय नमो नमः। आस्था मन ही मन आंखें बंद करके गणेश जी को याद करती है और प्रार्थना करती है। वहीं जब निर्मला और मनोहर रात में अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं, तभी वो आस्था को अपने घर के बाहर 50,000 की मिठाइयां बनाते देखती है। इंदु और अभिनव भी उसकी इसमें मदद कर रहे होते हैं। ये लो आस्था, देसी घी का डब्बा। बहू, तू चाशनी तैयार कर, तब तक मैं काजू किशमिश और ये बादाम पीस लेती हूँ। ठीक है अम्मा जी, धन्यवाद, आप दोनों मेरी इतनी मदद कर रहे हो। ओफो, तुम भी ना। चलो, बातें कम और काम ज्यादा। जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ, हमारे पास अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। निर्मला और मनोहर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या निर्मला, हमने तो आस्था को अगवा किया था, फिर ये यहाँ पर कैसे? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, ये आस्था नाम की आफत वापस कैसे आ गई यहाँ पर? हाँ नहीं तो। निर्मला और मनोहर जब फिर से जंगल में जाते हैं, तभी वहां पर दोनों गुंडे मौजूद होते हैं और आस्था भी। निर्मला आस्था के मुंह पर चढ़ी पट्टी को हटाती है और हैरानी से कहती है, अरे अगर ये यहाँ पर है तो वहाँ पर इसके घर के आंगन में कौन मिठाइयाँ बना रहा है? एक ही वक्त में 2-2 आस्था। अरे क्या चक्कर है भाई? क्या इसका मतलब इस आस्था की आस्था जीत गई? मेरे गणेश जी हैं वो, जो मेरा रूप लेकर वहां पर मिठाइयां बना रहे हैं, और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, गणपति बप्पा मोरया। तभी वहां पर साक्षात गणेश जी प्रकट होते हैं और उन्हें देखकर सभी दंग रह जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया! मेरे गणेश जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम गणेश जी। जीती रहो आस्था बिटिया। क्यों निर्मला और मनोहर रह गए ना चकित और हैरान? तुम दोनों ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। मेरी परम भक्त को परेशान करने का अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। गणेश जी निर्मला और मनोहर को अंधा बना देते हैं। नहीं! और इस तरह आस्था की श्रद्धा और भक्ति की जीत होती है। वहां पर जो आस्था मिठाइयां बना रही थी, वो वाकई में गणेश जी ही थे। आस्था 50,000 के ऑर्डर के बाद उन पैसों से ब्रिज की आंखों का ऑपरेशन कराती है और तो और कुछ दिनों के बाद वो आखिरकार गांव में अपना मिष्ठान भंडार भी खोलती है और जीवन में खूब तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।